अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ताहिर चौधरी ऑफिशियल। इस चैनल पर हम कॉम्प्लेक्स मेडिकल कॉन्सेप्ट्स और मालूमात को बहुत ही अहम फहम तरीके से आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आपको अपनी सेहत के हवाले से जो मालूमात हैं उनको आसान और सहल ज़बान में समझने का मौका मिल सके। आज की जो वीडियो है ये हमारे यहाँ, चूँकि मैं क्लिनिकल प्रैक्टिशनर भी हूँ और मेरे पास पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैंने ओवर द ईयर ये देखा है कि यहाँ पे हर बंदा कोलेस्ट्रॉल से बड़ा खौफज़दा हो जाता है। जो शख्स भी अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाता है उसके बाद वो जब रिपोर्ट लाता है तो वो इतना खौफज़दा और उससे इतना डरा होता है कि उसका ये ख्याल होता है कि शायद अब मुझे हार्ट अटैक हुआ कि हुआ। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या वाकई ही कोलेस्ट्रॉल का कोई ताल्लुक है हार्ट अटैक के साथ? और फिर ये हमारे मुआशरे में, और बल्कि ना सिर्फ हमारे मुआशरे में बल्कि पूरी दुनिया में क्या वजूहात हैं कि हर बंदा ही कोलेस्ट्रॉल से डरा हुआ है? और क्या वजह है कि इसके लिए हज़ारों रुपीस खर्च करके हम मुख्तलिफ दवाएँ लेते हैं, उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स झेलते हैं और उसके बावजूद भी हम अपने कोलेस्ट्रॉल को दवाओं से नीचे लाने की कोशिश करते हैं। तो हमें थोड़ा सा इसके लिए माजी में जाना पड़ेगा और थोड़ी सी हिस्ट्री का मुताला करना पड़ेगा। और हिस्ट्री आपको पता है कि हमेशा ही बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मालूमाती होती है। तो आइए हम ये देखते हैं कि हमारे मुआशरे में ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा 1959 में ले चलूँ, जब एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट जिनका नाम डॉक्टर एंसल कीज था, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा में फिजियोलॉजी के प्रोफेसर थे। तो उनके ज़िम्मे अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये काम लगाया कि चूँकि बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को दिल की बीमारियां हो रही हैं, तो आप इसकी वजूहात का कोई इसका ढूंढने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर एंसल कीज़ ने मुख्तलिफ़ ममालिक का सफ़र किया और वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 7 मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जा कर के देखा कि क्या वजूहात हैं कि किस वजह से ये जो है जनरल पब्लिक उसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। उन्होंने इसका अपनी स्टडीज़ की, तो उसका जो उन्होंने हतमी नतीजा निकाला, और उनकी स्टडी का नाम था 7 कंट्रीज स्टडी, क्योंकि ये 7 मुल्कों में की गई थी। उन्होंने इसका अंदाज़ा ये निकाला कि हार्ट अटैक का ताल्लुक कोलेस्ट्रॉल के साथ है और ये कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है कि लोग बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करते हैं, सैचुरेटेड फ़ैट, घी, मक्खन, बटर वगैरह। तो इस वजह से शायद उनके लिए ये मसला बना कि उन्होंने ये सोचा उस वक़्त कि शायद इस वजह से ये हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्होंने अपनी जो रिसर्च थी उसको कोलेस्ट्रॉल हाइपोथेसिस का नाम दिया और उन्होंने कहा कि जी कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिल की बीमारियां होती हैं। और हुआ ये कि जैसे ही 1958 में उन्होंने अपना काम शुरू किया, तो 1959 में 1959 में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे आइजर हॉवर एट दैट टाइम, उन्होंने उनकी डेथ हार्ट अटैक से हो गई। तो ये चीज़ जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद इन स्टडीज़ को फर्दर इनको एलैबोरेट किया गया, फिर इनको मज़ीद देखा गया कि आखिर क्या वजह है। आइजनहावर की डेथ के बाद इन स्टडीज़ में ज़्यादा तेज़ी आती गई और उसके बाद आखिरकार तकरीबन तमाम माहिरीन ने जो उस ज़माने में थे उन्होंने यही नतीजा निकाला कि हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाने की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा फ़ैट्स लेने की वजह से होता है, और उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फ़ैट को बहुत ज़्यादा मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया। अब 1987 आता है। उस वक़्त तक पूरी दुनिया को ये बावर कराया जा चुका था कि दिल के अमराज हाई कोलेस्ट्रॉल से होते हैं और हाई कोलेस्ट्रॉल इसलिए बनता है ब्लड के अंदर कि ये आपकी खुराक में फ़ैट्स और कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल ज़्यादा है। 1987 में दुनिया में पहली कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल नीचे आता था, वो आई। उस दवा का नाम था लोवास्टैटिन। आप बिलीव कीजिए नाजरीन कि ये दवा, इसने इतना रेवेन्यू जनरेट किया क्योंकि लोग तकरीबन पिछली 2 दहाइयों से बहुत डर गए हुए थे हार्ट अटैक से, कि ये दवा इतनी बिकी दुनिया में कि इसके बाद आने वाली 3 दवाएं मिलके भी वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकी जो कि अकेली लोवास्टैटिन ने किया। अब ये एक अलहदा बात है कि जैसे ही 1987 में लोवास्टैटिन आई
उसी वक्त ही डॉक्टर एंसल कीस को भी ये एहसास हो गया कि ये जो मैंने स्टडीज़ की थी इनका ताल्लुक हार्ट अटैक के साथ, इन स्टडीज़ में फ़ैट का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उस वक्त तक दुनिया ये देख चुकी हुई थी कि बावजूद इसके कि हमने अपनी खुराक में से बहुत ज़्यादा फ़ैट कट कर दिया है, बहुत ज़्यादा घी मक्खन वगैरह निकाल दिया है, इसके बावजूद भी हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ ज़्यादा हो रहे हैं बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा हो रहे हैं। तो उन्होंने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया और न्यूयॉर्क टाइम्स को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि यकीनन मुझसे कहीं इस स्टडी में गलती हुई है। लेकिन उस वक्त तक दुनिया में ये जो एक रुझान था, ये इतनी तकवीत पकड़ चुका हुआ था कि लोग अब इससे पीछे हटने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जब वो दवा लेते थे कोलेस्ट्रॉल कम करने की तो फौरी ही चंद हफ्तों में कोलेस्ट्रॉल नीचे चला जाता था और वो ये समझते थे कि हाँ देखा, मेरा कोलेस्ट्रॉल अब नीचे चला गया है, अब मैं लंबा जीऊँगा, मुझे हार्ट अटैक भी नहीं होगा। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई थी। लेकिन 1987 से लेके आज तक भी जो स्टैंडर्ड मंत्रा हमारे डॉक्टर्स और ख़ास तौर पे दिल के डॉक्टरों के हाथ में आया वो ये था कि मरीज़ की घी मक्खन बंद कर दो, अंडा उसको बग़ैर जर्दी के खिलाओ, क्योंकि अब तक ये तकरीबन 50 सालों में ये बात तकवीत पकड़ चुकी थी कि ये, और लोग इससे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। फिर इसमें जब ये फार्मा इंडस्ट्री ने ये देखा, इंटरनेशनल फार्मा इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो कि पूरी दुनिया की गाइडलाइन बनाते हैं, उनको चेंज करते हैं और बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं दुनिया की जो नामी ग्रामी ऑर्गेनाइजेशंस है मेडिकल की, जो कि हर साल अपनी गाइडलाइंस का इजरा करती हैं। अब वक्त के साथ साथ हुआ ये कि जैसे जैसे ये रुझान तकवीत पकड़ता गया, फार्मास्यूटिकल कंपनी इससे रेवेन्यू जनरेट करती गई, तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस का वो सिलसिला शुरू हुआ जो कि वक्त के साथ साथ डॉक्टरों को मज़ीद इस बात पे पक्का करने के लिए था कि कोलेस्ट्रॉल को तो ऊपर आने ही नहीं देना। इंटरनेशनल गाइडलाइंस बनाई गई, उन गाइडलाइंस को फंड किया गया, उन गाइडलाइंस को बड़े बड़े दुनिया के जो नामी ग्रामी की ओपिनियन लीडर डॉक्टर्स थे, मेडिकल कम्युनिटीज़ थी, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके ज़रिए उनको इस तरह से मुआशरे में प्रोपेगेट किया गया। फिर जो मेडिकल स्टूडेंट्स का करिकुलम बनता है उनको पढ़ाने के लिए, उसके अंदर इस चीज़ को इस तरह से शामिल किया गया कि वक्त के साथ साथ ये रुझान इतना मजबूत और इतना कवी हो गया कि आज भी हम इससे जान छुड़ाने से कासिर हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ये गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल की जो इस्तिलाह है इसका मतलब क्या है? तो हमें बहुत सारे सवालों का जवाब बग़ैर कोई किताब पढ़े, बग़ैर किसी अर्करेज़ी के, अगर सिर्फ हम अपने अकल और शऊर की कसौटी पे उन सवालों को परखें और अपने आप से भी कुछ सवालात पूछें, तो यकीन करें कि हमारा ब्रेन एक ऐसा पावरफुल ऑर्गन है कि ये हमें बहुत सारे सवालों के जवाब बग़ैर किसी रिसर्च के भी दे देता है। अब आप ये बताइए कि अगर एक जिस्म में एक मादा है, वो बैक वक्त गुड और बैड कैसे हो सकता है? ये है कोलेस्ट्रॉल जी, इसमें से कुछ बुरा है और कुछ अच्छा है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बुरा है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा है। पहली बात तो ये है कि ये बात कोई, इससे इट डजेंट मेक एनी सेंस कि एक ही जिस्म के अंदर प्रोड्यूस होने वाली चीज़ बैक वक्त अच्छी और बुरी कैसे हो सकती है। अच्छा, अब थोड़ा सा फ़र्क समझ लीजिए। जिसको बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, तो ये कोलेस्ट्रॉल तो पहली बात है नहीं। एलडीएल जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये एक कैरियर है, इसको आप टैक्सी समझ लें। ये कोलेस्ट्रॉल लिवर से लेकर जिस्म के बाकी हिस्सों की तरफ जाता है और कोलेस्ट्रॉल से लिवर को निकाल के जिस्म के बाकी हिस्सों में जब ये लेके जाके मुख्तलिफ जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उसके बाद ये टैक्सी खाली हो जाती है और इसमें से कोलेस्ट्रॉल अब निकल गया, अब ये टैक्सी खाली हो गई। इसलिए ये बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बल्कि एक कैरियर है, एक टैक्सी है। अच्छा, जो कि लिवर से बाकी जिस्म की तरफ जो फैट बनती है लिवर के अंदर उसको लेके जाती है। दूसरा एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाकी जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करती है और उसको लिवर में ले आती है, जो कि अल्टीमेट प्रोसेसिंग यूनिट है बॉडी का, जो कि उस कोलेस्ट्रॉल को बड़े अच्छे तरीके से प्रोसेस करके जिस्म का हिस्सा बना देता है। तो इसलिए ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसको अच्छे कोलेस्ट्रॉल का नाम दे दिया गया। लेकिन आज आप इस वीडियो के तवज्जुह से बात समझ लें कि एचडीएल और एलडीएल
ये दोनों ही कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को जिगर से दूर और फिर दूसरे पार्ट से जिगर की तरफ लाने वाली टैक्सिस या कैरियर्स का नाम है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब लिवर में से कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की सवारी एलडीएल के अंदर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में सवार होकर बाकी जिस्म की तरफ जाता है, तो क्या ये एक अच्छी बात है या बुरी बात है? ये एक अच्छी बात है। आपके लिवर के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल बनता है, जितना भी कोलेस्ट्रॉल बनता है। अच्छा, इससे पहले एक और बात जो कि बड़ी अहम है, जब आप अपनी लैब स्लिप देखते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखते हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल आपके खाने से आपकी बॉडी में आया? पहली बात तो ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये घी मक्खन खाने से नहीं आया। ये जो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बना है, ये 85% ऑफ दिस कोलेस्ट्रॉल इज मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड द बॉडी। ये बाहर से नहीं आया। बाहर से सिर्फ जो 15% है वो खुराक के साथ आता है। 85% कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बनता है, और उसकी क्या वजूहत है वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यों बॉडी के अंदर बनता है। 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल लिवर के अंदर बनता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की जो फैक्ट्री है वो लिवर के अंदर रखी है। इसलिए कि ये जो लिवर है ये कोलेस्ट्रॉल इसलिए बनाता है कि जिस्म के अंदर इसकी बेतहाशा ज़रूरत और नीड होती है। अगर लिवर ये कोलेस्ट्रॉल बनाना बंद कर दे तो आप यकीन कीजिए कि ह्यूमन लाइफ जो है उसकी सर्वाइवल बड़ी मुश्किल हो जाए। अच्छा, अब जो अगला सवाल है वो ये है कि क्या ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो घी और मक्खन खाने से बनता है? तो इसका जवाब है कि नहीं। द आंसर इज बिग नो। अब सवाल यह है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल से खाइफ हैं तो आपको किन चीज़ों से खाइफ होना है? होता यह है कि जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे आपको गुड़, शक्कर, चीनी, शहद, ये हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितना प्रोसेस्ड फूड है जो कि हमारे ख़ास तौर पे बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, पिज़्ज़े, बर्गर्स, पास्तास, बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में हैं। इसके अलावा स्टार्चेज़ हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है। उसके अंदर ये आलू के चिप्स, आलू, शकरकंदी, चावल, मैदे की बनी तमाम अशिया जब ही हम खाते हैं तो ये जिस्म के अंदर जाके ग्लूकोज के अंदर या शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छा, अब ये शुगर पूरे जिस्म को जब सप्लाई कर देती है, हमारे हर ऑर्गन को जब ये शुगर अब उसकी ज़रूरत के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल सप्लाई कर देती है, तो फिर ये तमाम शुगर लिवर के अंदर चली जाती है। अब लिवर के अंदर इसको लिवर थोड़ी सी इसकी जो मिकदार है उसको अपने अंदर ग्लाइकोजन एक मादा होता है उसके लिए उसकी शक्ल में स्टोर कर लेता है, और बाकी जितनी भी सरप्लस जो शुगर है, जितनी वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको एक नए सिरे से, एक तो वो अपना 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल डेली बनाता ही बनाता है, उसके अलावा ये जो उसके ऊपर एक और ताद आ पड़ी कि हमने बाहर से भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा बॉडी में के अंदर उंडेल लिए, तो अब इन कार्बोहाइड्रेट्स को वो किस तरह से प्रोसेस करता है, वो इनको फैट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। आखिरकार लिवर आहिस्ता आहिस्ता इस फैट के साथ जब भर जाता है तो इसको हम कहते हैं फैटी लिवर डिजीज़, जो कि अगर आज हम अगर 100 बंदों का अल्ट्रासाउंड स्कैन कराएं या अगर 100 बंदों का लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं तो यकीन माने 80 से 90% लोगों का फैटी लिवर है। पूरी दुनिया के अंदर आलमोस्ट 45% लोगों को फैटी लिवर डिजीज़ है, 45 अडल्ट्स को, और उनमें बच्चों की तादाद 25% है। और इसमें मज़ीद वक्त के साथ इजाफा हो रहा है क्योंकि बच्चे हमारे सारे इन्हीं चीज़ों के शौकीन हैं जो कि बॉडी के अंदर जाके फ़ैट की शक्ल में कन्वर्ट होकर लिवर के अंदर डिपॉजिट होते हैं। अब एक लम्हा ऐसा आता है, एक मौका ऐसा आता है कि लिवर जो है वो परेशान हो जाता है कि यार मैं अब इतनी फ़ैट बन गई, इसका क्या करूँ? तो अब उसने इससे निजात हासिल करनी है। वो इसको एलडीएल के ऊपर, जो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, उसके ऊपर लादता है, और लादने के बाद इसको अपने अंदर से इसको रवाना कर देता है कि भाई इसको जहाँ मर्जी ले जाओ और जाके ठिकाने लगाओ, लेकिन मेरी जान छोड़ो। अब होता क्या है कि वो जो कोलेस्ट्रॉल निकला एलडीएल के ऊपर सवार होके, उसके अंदर आपका ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होता है बल्कि ट्राइग्लिसराइड, आप अगर आप देखें तो आपके जो लिपिड प्रोफाइल है उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड सबके बड़े हुए हैं, वो ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में लिवर से बाहर आ जाता है, और आप उस ट्राइग्लिसराइड को देख के परेशान हो जाते हैं और फिर डॉक्टर पे जाते हैं और डॉक्टर आपको उसकी कोई ना कोई दवा शुरू कर देता है। तो आज एक बात समझ लीजिए कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल से खाइफ हैं, अगर आप ट्राइग्लिसराइड से खाइफ हैं,
तो फिर उन चीज़ों से डरना है जिनसे ये बनता है, और उनकी लिस्ट मैंने पीछे आपको सारी बयान कर दी है। ये घी और मक्खन से नहीं बनता। अच्छी क्वालिटी का अगर आपके पास देसी घी है जो कि प्रेफरेबल है, या आप मक्खन लेते हैं, या आप सरसों का तेल फॉर दैट मैटर लेते हैं, या आप अपना खाना कोकोनट ऑयल के अंदर बनाते हैं, या चलें कभी कभार कैनोला ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीड ऑयल से, ख़ास तौर पे जैसे सूरजमुखी का तेल है और दूसरे जो सीड्स के साथ जो बनते हैं ऑयल, उनसे आपने बचना है। तो बचना आपने कार्बोहाइड्रेट से है, बचना आपने जो प्रोसेस फूड है जो कि हमारी बेकरीज पे पड़ा हुआ है, जो कि हमारे बच्चे रात को मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को कॉल करके घर पे होम डिलीवरीज कराते हैं, तो बचना आपने इन चीज़ों से है। कोल्ड ड्रिंक से बचना है आपने, ये जो मुख्तलिफ किस्म के एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनसे बचना है। तो अब आपको ये बात यकीनन समझ आ गई होगी कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह से बनता है। आखिरी सवाल और उसका जवाब कि क्या कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की दवाएं चाहिए? तो इसका जवाब यह है कि अगर ये तमाम चीज़ें जिनका मैंने आपसे जिक्र किया है, अगर आप इनको अपनी खुराक में से कम से कम जितना भी इसको कम कर सकें कर दें, तो आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ऑटोमेटिक नीचे आता है। क्योंकि देखिए, जितनी भी कोलेस्ट्रॉल नीचे लाने की दवाएं हैं, ये इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं एक अलहदा से वीडियो आपको बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। और इसमें सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है आपके जिस्म के अंदर दर्दें, पट्ठों का खिंचाव, हड्डियों का और जॉइंट्स का डैमेज होना, और इसके अलावा शदीद नकाहत और कमज़ोरी। और हमारे यहाँ वो डॉक्टर्स जिनको इन कॉन्सेप्ट्स का पता नहीं है, जब आप कमज़ोरी के साथ उनके पास जाते हैं, वो आपको उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन्स तजवीज़ कर देंगे। मसल्स की पेन के साथ जाएंगे, आपको पेन किलर्स मिल जाएंगे, और कोई इस बात की तरफ ध्यान नहीं देता कि आखिर इन अलामात की वजूहात क्या हैं। तो वजूहात मैंने आपको बता दी हैं। कोशिश करें कि कोलेस्ट्रॉल आपका ग़िज़ा से नीचे आए बजाय दवा के। और उसके अलावा एक और बहुत अहम बात है कि जब आप अपना कोलेस्ट्रॉल, अगर आपको डॉक्टर ने दवा लिख दी है, तो चलें ठीक है, आप 2 माह 3 माह लेके उससे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल कर लें। लेकिन एक बात याद रखिए, जिसके ऊपर एक ख़त तनसीख फेर दीजिए कि ये सारी उम्र के लिए होती हैं, और वो तमाम लोग जिनको भी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपने कोलेस्ट्रॉल की दवा तमाम उम्र खानी है, वो एटलीस्ट बड़े अदब के साथ जाके अपने डॉक्टर से ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, आप उनके साथ डिस्कस कर लीजिए। अगर उनको इसके बारे में इल्म नहीं है, तो आप उनको भी एजुकेट करने की कोशिश करें, क्योंकि जो कुछ मैंने आज की वीडियो में आपसे बयान किया है, इसके बारे में पूरी दुनिया में रिसर्च हो चुकी है, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। और आखिर में एक बात कि वो तमाम लोग जो कोलेस्ट्रॉल की दवाएँ ले रहे हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कोलेस्ट्रॉल की दवाएं बंद मत करें, अपने डॉक्टर से जाके पहले डिस्कस करें, और उनके साथ जब आपका एक कंसेंसस हो जाए कि ये दवाएं सारी उम्र नहीं लेनी, डॉक्टर साहब मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इनको मैं हद्दुल वसा अपनी खुराक में से कम कर लूँगा। आप मेरी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ चंद माह छुड़वा करके देखें, और अगर आप ये देखें कि दवाएँ छोड़ने के 3 माह बाद, 6 माह बाद, 1 साल बाद भी आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, और आप इस हेल्थी लाइफस्टाइल के आदी हो गए हैं, और उन चीज़ों से आपने इज्तनाब करना शुरू कर दिया है जो मैंने आज आपको बताई हैं, तो फिर आपको कोलेस्ट्रॉल की दवा की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप सबकी जो पेशेंट लिसनिंग है उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम।